एक कमरा था जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट सो रही थी। तभी उसके शरीर से चादर हटती है और अचानक ही उस लड़की की आंख खुल जाती है। और जब वो उठकर देखती है तो उसके आसपास कोई नहीं था। वो लड़की एक बार फिर सोने की कोशिश करती है। वो करवट लेती है कि तभी उसके मुंह के पास एक ऐसा साया आ जाता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो लड़की एकदम से लाइट जलाती है और उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो रोने की आवाज को फॉलो करती है और खिड़की के पास जाती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है वैसे ही एक भयानक सा चेहरा उसके सामने आता है और वो लड़की अपना होश संभालते हुए उस कमरे से भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। और तभी एक काला साया उस लड़की का पैर खींचता है और उसे उल्टा पंखे में लटका देता है, जिसके बाद वो काला साया उसके गले को रौंदने लगता है और इस तरह वो लड़की अपनी जान वहीं गंवा देती है। कुछ साल बाद। अरे भैया, मेरे पास अब छुट्टे तो नहीं हैं। आप एक काम करो, सारे ही पैसे रख लो। एक तो मैं अपने कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुकी हूँ और अब आपके ये छुट्टे की परेशानी। निकिता एक 22 साल की लड़की जो कोटा के कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए आई थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी जाहिर हो रही थी, मानो उसे कब से कोटा के कॉलेज में आना हो, या यूं समझ लो उसको अपने परिवार से दूर रहने का एक मौका मिला था, जहां वो हॉस्टल के कमरे में अपनी पढ़ाई करने वाली थी और कुछ नए दोस्त बनाने वाली थी। सर, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो ट्रैफिक था इसलिए। नो प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है वो अक्सर लेट ही हो जाता है। मैं अभी शामू को बुलाकर तुम्हारे कमरे की चाबी तुम्हें देता हूँ। प्रिंसिपल ने शामू को बुलाया और उससे कमरा नंबर 305 की चाबी लाने को कहा कि सुनते ही उसके चेहरे से मानो पसीने टपकने लगे थे। वो बड़ी बड़ी डर से भरी हुई आंखों से सबको देख रहा था। वो परेशान हो गया था, मानो चाबी नहीं उससे उसकी जान ही मांग ली हो। उसको एक शांत पुतले की तरह खड़े देख उन्होंने कहा, क्या हुआ शामू, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो बंद कमरा, वो तो बहुत समय से बंद है। उसकी चाबी किस लिए है? शी इज न्यू स्टूडेंट निकिता, कोई और रूम अवेलेबल नहीं है। तुम 305 की सफाई करवा कर इन्हें दे दो। जाइए मिस निकिता, शामू आपको रूम भी दिखा देगा और चाबी भी दे देगा। थैंक यू प्रिंसिपल। चले शामू? जी चलिए। घबराए हुए शामू से एक चाबी भी पकड़ी नहीं गई। वो कपकपाते हुए हाथों से चाबी निकिता को पकड़ाकर उसे रास्ता समझा के वहां से चला गया। उसकी ये हरकतें देखकर वो सोच में पड़ी थी, आखिर ऐसा भी क्या था 305 के कमरे में जिससे वो इतना डरा हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो अपने पैरों को 305 नंबर के कमरे की तरफ ले जा रही थी, सभी स्टूडेंट्स उसको घूर घूर के देखने लगे थे। वो उनके देखने के नजरिए से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करके 305 कमरे तक पहुंच गई। उसने चाबी ली और बंद कमरे को खोला। कमरे के खुलते ही धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी, जिससे वो चीखने लगी। वो अपने कमरे को देखने के लिए जितनी एक्साइटेड थी, कमरे के अंदर घुसते ही उसकी खुशी और डबल हो गई। OMG, विश्वास नहीं होता, इतना बड़ा और सुंदर हॉस्टल का रूम मेरा होगा। अमेजिंग अमेजिंग, वन सेल्फी तो बनती है। वो कमरे में सेल्फी लेते हुए बालकनी में जा पहुंची और लंबी सांस लेकर खुश हुई। अब उसको कमरे की थोड़ी सी साफ सफाई करनी पड़ी क्योंकि वो कमरा कई सालों से बंद था। सफाई के बाद उसने लंबी सांस लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। तभी कॉरिडोर में किसी के भागने की आवाज से वो अचानक डर गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? वो कॉरिडोर में गई और यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको लगा जैसे किसी ने उसके साथ कोई मजाक किया है। वो कमरे में गई और थोड़ी देर पढ़ाई के बाद सो गई। अगले दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसी को घूर रहे थे और कुछ लोगों के मुंह से उसने ये भी सुना कि अब अगला उसका नंबर है। लेकिन ये कैसा नंबर था जिसका निकिता को ही पता नहीं था। वो उस रात सभी स्टूडेंट्स की बातों के बारे में और उनके देखने के नजरिए के बारे में सोचने लगी। तभी उसको बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? देखो, अगर कोई मजाक है तो बाहर निकल के आओ, नहीं तो मैं कल प्रिंसिपल को बोल दूंगी। उसके देखने पर वहाँ कोई नहीं होता है। वो बालकनी में यहाँ से वहाँ देख रही होती है। उस वक्त उसके बाल भी खुले थे।
जब उसने बालकनी से झांककर नीचे की तरफ देखा तो उसे बालकनी से नीचे एक लड़की खून में लथपथ गिरी हुई नजर आई। इसको देखकर वो बहुत डर गई थी, मानो जैसे उस लड़की ने उस कमरे की बालकनी से ही छलांग लगाई हो। वो उसे देखकर इतना घबरा गई थी कि भागते हुए लिफ्ट से नीचे उस लड़की के पास जाने लगी, लेकिन लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और लिफ्ट भी रुक गई। ये क्या, लिफ्ट कैसे रुक गई? कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। चिल्ला चिल्ला कर उसने अपनी जान बचाने के लिए बहुत आवाजें लगाई, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। इतने में उस लिफ्ट में किसी लड़की की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर निकिता की रूह तक डर से कांपने लगी थी। हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा। अचानक लिफ्ट ऑन हुई और वो वापस अपने ही कमरे के फ्लोर पर आ गई। डर से उसने अपने कमरे में भागकर जाना ही सही समझा। जब वो वापस आई तो उसने बालकनी से फिर से झांक कर देखा, लेकिन इस बार उस लड़की की लाश वहां पर थी नहीं और ना ही एक खून का कतरा भी था। ये देख वो हैरान हो गई, मानो सब कुछ उसे एक वहम सा नजर आ रहा था। वो चुपचाप एक गिलास पानी पीकर सो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो निकिता की लाश ठीक वहीं पड़ी थी जहां उसने किसी की बॉडी को देखा था। ये उसके लिए एक संकेत था। वो लाश जो उसने देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद निकिता की ही थी। अरे ये तो वही है, बेचारी मारी गई। मैंने बोला था साहब को वो बंद कमरा ना खुलवाओ। जब भी वो कमरा खुलता है किसी की मौत लेकर ही बंद होता है। अब और पता नहीं कितनी लाशों को देखना बाकी होगा। बेचारी मासूम लड़की। शामू को कुछ तो पता था कोटा के हॉस्टल के बंद कमरे के बारे में, जिसके बारे में प्रिंसिपल भी जानते थे। फिर भी उन्होंने इसी गलती को दोहराई। आप सभी जानते ही हो, अक्सर बुरी शक्तियां खाली जगहों को ही अपना डेरा बनाती हैं, या कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका उनकी पसंदीदा जगह से लगाव होता है और वो आत्माएं उस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाती। कुछ इस प्रकार से ही उस कोटा के बंद कमरे की कहानी की शुरुआत कई साल पहले 1975 में हुई, जब कोटा के हॉस्टल में एक माही नाम की लड़की पढ़ने आई। सर, मेरा कमरा कौन सा है? यू आर द लकी गर्ल। तुम्हें कॉलेज का सबसे बेस्ट कमरा मिला है, क्योंकि तुम्हारे डैडी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब बताया है। अब से 305 कमरा तुम्हारा हुआ। ओह, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल। ऐसा कमरा मेरी स्टडी के एनवायरनमेंट में काम आएगा। उसने चाबी ली और अपना बैग ढूंढ लेते हुए कमरा नंबर 305 को ढूंढ लिया। जब वो कमरा खोलने लगी तो कई स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे, जिनमें से एक पायल नाम की लड़की उसे बड़े गुस्से में देख रही थी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पहली बार कोटा ही हो शायद। हाँ, तुमने सही कहा। ओह, फिर तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। चाहो तो मुझे अपना दोस्त बना सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लेकिन पायल के स्पर्श से ही माही को थोड़ा अजीब लगा। उसकी तेज आंखें बस उसको घूर रही थी। वो अपना हाथ को उसके हाथों से छुड़ाकर अपने कमरे में जाती है। कमरा अंदर से बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कमरा उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे इतने सुंदर कमरे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक ऐसा कमरा था जिसमें रसोई, बाथरूम और बहुत प्यारी बालकनी बनी हुई थी। वो पहले दिन से ही खुशी खुशी कमरे के एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी स्टडी करने लगी थी। ज्यादातर उसे बालकनी में स्टडी करना बहुत ज्यादा पसंद था। कुछ दिन बाद एक रात उस कमरे के बाहर उसके दरवाजे को किसी ने बजाया। दरवाजा खोला तो वहाँ पायल थी। क्या हुआ पायल, इतनी रात में तुम यहाँ? मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ यहाँ तुम्हारे कमरे में? ओह हाँ हाँ, ओके, आ जाओ। माही के बुलाने पर पायल कमरे के अंदर आते हुए कमरे के चारों तरफ देखने लगी। कमरे को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुद में मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, बड़ी खुश हो गई हो? शायद कमरा तुम्हें बहुत पसंद आया। चलो बालकनी में बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। माही रसोई में कॉफी बना रही थी। इतने में पायल बालकनी से कोटा के नजारे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो उस खुशी को किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस कमरे में आना और रहना उसका एक सपना सा था। उसने कई बार प्रिंसिपल से कमरे के लिए रिक्वेस्ट की, बट उसे कमरा नहीं मिला। ये लो कॉफी। बालकनी में तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कितनी खुश नसीब हो।
कि तुम्हें ये कमरा मिला, वरना तो कुछ लोग बस इस कमरे का सपना ही देखकर रह गए। एक्चुअली अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ इस कमरे में? मैं पे कर दूंगी तुम्हें। ओह नो नो सॉरी, मैं ये रूम बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती। इस रूम में बिल्कुल रॉयल वाली फीलिंग आती है, और वैसे भी मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तभी तो ये रूम मेरे डैड के कहने पर मुझे मिला है। ये सुनकर पायल को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जिस कमरे के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार थी, उस कमरे में माही बिना पैसे दिए आराम से रह रही थी। उसके चेहरे से जेलसी साफ नजर आ रही थी। उसने माही को गुस्से में पकड़ लिया और उसे बालकनी से नीचे गिराने की कोशिश की। माही खुद को बचा रही थी। इसी कश्मकश में वो दोनों ही उस कमरे की बालकनी से नीचे गिर गई और मर गई। लेकिन मरने के बाद पायल की आत्मा ने उस कमरे पर अपना कब्जा कर लिया। जीते जी जो उसे हासिल नहीं हुआ, वो काम उसने मरने के बाद किया। जब भी कोई इस कमरे में रुकने आता, माही की आत्मा उसे मार देती। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था, और इसे रोकने के लिए कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल ने मिलकर एक पंडित से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिए। लेकिन जब कई साल बाद निकिता ने उस बंद कमरे को खोला, तो पायल की आत्मा ने फिर से उस बंद कमरे पर कब्जा करने निकिता को भी मार दिया। जिसके बाद शामू ने एक पंडित को बुलाकर उस कमरे को दोबारा बंद करवाया और चाबी एक नदी किनारे ले जाकर फेंक दी। लोगों का मानना है पायल की आत्मा आज भी उसी कमरे में रहती है और वो उस कमरे में किसी को नहीं रहने देगी। तो इसी तरह कोटा के कॉलेज हॉस्टल के लाखों कमरों में से एक कमरा नंबर 305 हमेशा बंद रखा जाने लगा। यार बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे वहाँ नहीं जाना। देखो, हमें सड़क के रास्ते से ही चलना चाहिए। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही? ये एक शॉर्टकट रास्ता है, और वैसे भी उन्होंने अपना फार्म हाउस जंगलों के अंदर ही बनाया हुआ है, न कि सड़क किनारे। भाई और कितना दूर है अभी? मेरे तो पैर दर्द होने लगे हैं चलते चलते। सही कहा, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। ऊपर से इस जंगल के अंदर मुझे डर भी लग रहा है। डर क्यों रही हो? हम सब साथ हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे कहानी सुनाया करती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जंगलों में निशाचर होती है जो लोगों का खून पीती है। लगता है तुम बचपन में खाना नहीं खाया करती थी, तभी तुम्हारी माँ तुम्हें डरा कर खाना खिलाया करती होगी और झूठी कहानी बनाया करती होगी। मेरी बात को नजरअंदाज मत करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब हकीकत में होता है। आराध्या ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। आराध्या पीछे पलटकर देखती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। जिसके बाद आराध्या एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ चलने लगती है, और तभी एक तेज हवा का झोंका आराध्या के कानों को छू कर जाता है, और उस हवा के झोंके में जैसे किसी ने आराध्या का नाम पुकारा हो। आराध्या। उस आवाज को सुनकर आराध्या एक झटके से पीछे मुड़ती है, पर उसे उस जंगल में जंगल और काले अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ आराध्या? वो आवाज सुनी तुमने? ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। नहीं तो, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। आराध्या, ये सब तुम्हारा वहम है। मैं कह रहा हूँ कि तुम ये फालतू की चीज सोचना बंद कर दो। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, पर जो भी है ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे इनके आगे कुछ नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। फिलहाल चलो, हमें कहाँ चलना है? वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें जंगलों के अंदर एक रोशनी नजर आती है। वो सभी उस रोशनी की तरफ जाते हैं। चारों तरफ बहुत तेज अंधेरा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो जंगलों के बीच फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर फार्म हाउस को बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है। वहां पर मयंक अपने सभी दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें गले से लगाता है। जितना भी उनका डर था वो सब जा चुका था, क्योंकि अब वो आराम से फार्म हाउस के अंदर पार्टी कर रहे थे। ये मयंक का 22वां बर्थडे था और वो अपने बर्थडे के चलते सभी को पार्टी दे रहा था, लेकिन सभी दोस्तों के आने के बाद भी उसे किसी का इंतजार था। क्या हुआ मयंक, तुम केक कट क्यों नहीं कर रहे हो? चलो जल्दी से केक कट करो ना। वो आने ही वाली होगी, बस अब थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन आने वाली है?
क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? तुम ऐसा भी समझ सकते हो। इतना बोलकर मयंक शर्माने लगता है। तभी उसके फार्म हाउस का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर एक बहुत सुंदर लड़की आ रही होती है, जिसने पतली कमर और सुंदर शरीर के साथ साथ लाल रंग की साड़ी पहनी होती है। साथ में उसके लंबे लंबे बाल थे। उसकी सुंदरता मानो जैसे फार्म हाउस की सजावट को चार चांद लगा रही हो। सबकी नजर अचानक से उस लड़की पर पड़ती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि लड़कियां भी उसकी खूबसूरती को देखकर उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पा रही थी। तभी वो लड़की हाथों में फूल लिए मयंक के पास आती है और उसे गुलाब का फूल देकर बर्थडे की शुभकामनाएं देती है। उसके चेहरे की हंसी को देखकर सभी लड़के मोहित हो जाते हैं। इतने में पुनीत कहता है, अरे मयंक, क्या कंटाप लड़की है ये। अरे मैंने ऐसी लड़की पूरी कायनात में कभी नहीं देखी। अरे ये तो खूबसूरती में मिस वर्ल्ड को भी फेल कर रही है। ओ तू अपना मुंह बंद रख। ये कोई मिस वर्ल्ड नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका नाम निशा है। ये सुनते ही आराध्या हैरान हो जाती है। वो निशा को देखती ही रह जाती है। उसके मन में निशा को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ निशा मयंक और उसके सभी दोस्तों से बात कर रही होती है। उसके हंसते हुए बात करने की तरीके से सब लोग बहुत मोहित होते हैं। निशा सभी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। इस बात से सब लोग बहुत खुश होते हैं, मानो उस पार्टी को चार चांद लग गए हो। और सभी निशा के साथ डांस भी करते हैं। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है और सभी कुछ ड्रिंक्स के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। चलो बहुत रात हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए। कल हम अपने अपने घर के लिए निकलेंगे। चलो निशा, कमरे में चलते हैं। मयंक निशा की कमर में हाथ डालकर उसे कमरे के अंदर ले जाता है। निशा भी मयंक के करीब जाकर मदहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही घड़ी के अंदर 3 बजते हैं, निशा देखते ही देखते बला की खूबसूरत से भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। उसे देखकर मुर्दा दोबारा मर जाए इतनी खौफनाक लगने लगती है। मयंक के पूरे चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं और वो हैरान हो जाता है। अभी तक जिस हसीन लड़की के साथ वो अपनी शाम बिता रहा था, वो एक भयानक चुड़ैल कैसे बन गई। ये बात उसे परेशान करने लगती है। इतने में निशा मयंक से कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। कौन हो तुम? मयंक की ये बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर मयंक और भी ज्यादा डरने लगता है। तभी निशा एकदम से उनके पास जाती है और उसके गले में अपने नुकीले दांत मारकर उसका सारा खून चूसने लगती है। देखते देखते निशा मयंक के पूरे शरीर का खून चूसकर उसके शरीर को सुखा देती है, मानो जैसे उसके शरीर से सब कुछ खत्म हो गया हो। आज मेरी प्यास बुझी है। अब मैं अपने आप को और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। अभी तो मैं और भी शक्तिशाली महसूस करूंगी, क्योंकि आज मुझे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 5 लोगों का खून पीने का मौका मिलेगा। इस तरह निशा मयंक का खून पीने के बाद पुनीत के कमरे में जाती है। जैसे ही पुनीत अपने सामने भयानक चुड़ैल को देखता है, वो डर के मारे कांपने लगता है। पुनीत कुछ कर पाता, इतने में तो वो चुड़ैल उसको अचानक से पकड़ लेती है और उसके गले में अपने नुकीले दांत मारकर उसका सारा खून चूसने लगती है। धीरे धीरे वो उसके शरीर का भी सारा खून पी जाती है और खून पीने के बाद वो खुद को और भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस करती है। बेचारे पुनीत के शरीर से सारा खून खत्म होने पर वो बिल्कुल सूख जाता है। खून का एक एक कतरा पीने के बाद चुड़ैल उसे छोड़ देती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। आज मैं सबका खून पी जाऊंगी। निशाचर एक एक करके सभी के कमरे में जाती है और सभी का खून पी जाती है। आखिरी में आराध्या का कमरा बचता है। जब चुड़ैल आराध्या के कमरे में जाती है तो उसे आराध्या कहीं नजर नहीं आती। बस मेरा एक और शिकार रह गया है। इसका खून पीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाऊंगी। आज अमावस्या की रात है। आज मुझे किसी भी कीमत पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना है। उसके बाद मेरे जितना ताकतवर और मेरे जितना खूबसूरत हसीन कोई नहीं होगा। मैं जो चाहूंगी मुझे सब हासिल होगा।
चुड़ैल पूरे घर में आराध्या को ढूंढती है, लेकिन उसे आराध्या कहीं नहीं मिलती। वो एक एक कमरे में जाती है, लेकिन फिर भी उसके सामने आराध्या नहीं आती, जिसकी वजह से चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी पूरी ताकत से पूरे घर को हिलाकर रख देती है। तभी आराध्या चुड़ैल के सामने आती है। मार डाला तुमने, मेरे सभी दोस्तों को मार डाला। मुझे पता था कि तुम चुड़ैल हो। तुम मासूम लोगों का खून पी जाती हो और अपनी शक्तियों को बढ़ाती हो। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं सबका खून पीती हूँ और अब तेरी बारी। अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी और तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। चुड़ैल इतना कहकर धीरे धीरे आराध्या की तरफ बढ़ने लगती है और आराध्या अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे करती है। आराध्या बहुत डर चुकी थी, अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे भयानक चुड़ैल के करीब आते आते अपनी मौत और नजदीक से दिखाई देने लगती है। जैसे चुड़ैल आराध्या के करीब पहुंचकर उसे अपनी तरफ पकड़कर खींचने वाली होती है, उसी वक्त चुड़ैल जैसी आराध्या को स्पर्श करती है, उसे बहुत तेज झटका लगता है और उस झटके से वो हवा में उड़ते हुए दीवार पर जाकर गिरती है। अब चुड़ैल की आंखों में एक भयानक खौफ नजर आ रहा था। जो खुद इतनी डरावनी और खतरनाक थी, वो एक मामूली इंसान जैसे दिखने वाली लड़की से डर रही थी। चुड़ैल अब इस हालत में थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी आराध्या मुस्कुराने लगती है। मुझे इतना बड़ा झटका कैसे लगा? आज तक मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया ना ही मुझे कोई हरा पाया। मैंने जिसका चाहा उसका खून पिया, लेकिन तुम्हें छूने पर मुझे इतना बड़ा झटका लगा और मैं अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आखिर कौन हो तुम और तुम खड़ी हुई मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या राज है तुम्हारी इस रहस्यमयी हंसी का? चुड़ैल के इतना बोलते ही आराध्या जोर जोर से हंसती है। तू इन सभी का खून पी सकती है, लेकिन मेरा नहीं पी सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी कमजोरी क्या है और मैंने तेरी कमजोरी पकड़ ली है। अब तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती और आज तेरा आखिरी दिन है। देख अब मैं तुझे कैसे खत्म करती हूँ। आराध्या इतना कहकर वहाँ पर पड़ी कुछ लकड़ियों को जलाकर उस आग के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाती है, जिसमें वो बैठ जाती है। आराध्या के पास जानवर के कटे हुए बाल और उसकी खाल थी। माना जाता है कि जानवर की बदबू से भयानक प्रेत आत्माएं भी दूर भाग जाते हैं। आराध्या ने कुछ ऐसा ही किया था। उसने बहुत चालाकी से पार्टी के समय निशा के बाल काटकर जानवर की चर्बी में बांध दिए थे और उसे अपने पास रखा था। इसी के कारण चुड़ैल आराध्या का कुछ नहीं कर पाई थी। वो उस अग्नि में जानवर की चर्बी के साथ निशा के बालों को जला देती है। देखते ही देखते वहां एक काला धुआं प्रकट होता है। वो काला धुआं धीरे धीरे चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेता है। उसकी सारी शक्तियां उस धुएं के साथ साथ उसके अंदर से निकल जाती है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। तभी आराध्या अपने मुंह से एक मंत्र का जप करती है और चुड़ैल के पैरों की धूल को अग्नि में फूंकती है, जिससे चुड़ैल और भी ज्यादा तड़पने लगती है। माँ, आपकी सुनाई हुई कहानी और बताए हुए तौर से आज मैं इस चुड़ैल का खात्मा कर सकूंगी। आज के बाद ये चुड़ैल फिर कभी किसी का खून नहीं पी पाएगी। आराध्या की माँ ने बचपन में उसे चुड़ैल की कहानी तो सुनाई ही थी, बल्कि उसकी माँ ने अपनी जिंदगी में कई चुड़ैलों का अंत भी किया था, जो अपनी ताकत के लिए मासूम लोगों के शरीर से रक्त पिया करती थी। एक रात आराध्या ने ये सब अपनी माँ को करते हुए देख लिया था और उसके अगले दिन ही उसने अपनी माँ से सब कुछ पूछा था, जिसके बाद उसके बारे में उसकी माँ ने उसे सब कुछ बताया था। बस वही सब करके आराध्या ने चुड़ैल को पूरी तरह से अमावस्या की रात को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। चुड़ैल एक काले धुएं में बदल जाती है। आराध्या उसे एक कांच की बोतल में भरकर समंदर में फेंक देती है और हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल से निकलकर चली जाती है। उसे अपने दोस्तों को खोने का अफसोस तो था, लेकिन अपनी जान बचने की खुशी भी थी। अब वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करती है और आगे बढ़ती है। पहाड़ियों से घिरे घने जंगल में एक लड़की के बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर काफी चोटें थी। वो वहां किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, पर अचानक से एक साया उसके सामने आता है और उसकी चीख उस घने जंगल में गूंजती है। कुछ साल बाद ये कहानी 3 सहेलियों की है।
रिया, कविता और आंचल की, जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। वो तीनों बचपन की दोस्त थी और जब उन्हें पता चलता है कि कॉलेज से उन्हें कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर ले जा रहा है, ट्रिप का नाम सुनते ही सभी बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन उनमें अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी आंचल। क्या फायदा यार ऐसे ट्रिप का जहाँ मैं जा ही नहीं सकती। लेकिन क्यों आंचल, तू हमारे साथ इस ट्रिप पर क्यों नहीं जा रही? यार तुझे तो पता है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं जाने नहीं देते। अब तू ही बता, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ इस ट्रिप पर कैसे चली जाऊं? हाँ चल, तू परेशान मत हो, तेरे घर में हम बात कर लेंगे। वैसे भी तू पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, तेरा जाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार तुझे तो पता है ना, बचपन से ही मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का साया रहा है। यही वजह है कि माँ पापा मुझे बाहर जाने नहीं देते। हाँ चल, हमें पता है, लेकिन तू कब तक इस डर से कहीं बाहर नहीं जाएगी? कब तक अंकल आंटी इस तरह तेरा कवच बनकर तेरी रक्षा करेंगे? एक ना एक दिन तो तुझे उनसे दूर होना ही होगा। आज नहीं तो कल वे तेरी शादी भी तो करवाएंगे ना। और वैसे भी तू कॉलेज की ट्रिप पर अकेली दौड़ने ना जा रही है, हम भी तो तेरे साथ हैं। और तू और टीचर भी तो तेरे घर में बात कर लेगी। अपने दोस्तों की बात से आंचल एग्री होती है, जिसके बाद आंचल की टीचर ही उसके घर वालों से बात करती है। अब ना चाहते हुए भी आंचल के घर वाले उस ट्रिप पर भेज देते हैं। पहली बार तीनों दोस्त ट्रिप पर जा रही थी। इस खुशी में उन तीनों को नींद ही नहीं आ रही थी। अब अगली सुबह होते ही तीनों दोस्त कॉलेज जाती है और कॉलेज वाले कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियों को बस में बैठाकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ते हैं। बस में बहुत हलचल हो रही थी, कोई गाना गा रहा था तो कोई मस्ती कर रहा था। आंचल को विंडो सीट पसंद थी, इसलिए वो शांत बस में विंडो सीट के पास बैठी बाहर का नजारा देख रही थी। उसे हसीन वादियां और शांत एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। बस में इतनी चहल पहल होने के बाद भी आंचल का पूरा ध्यान बस से बाहर था। अब वो लोग जैसे ही अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं, वैसे आंचल के चेहरे पर एक ठंडी हवा आती है और उसे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है। आंचल को बचपन से ही भूत प्रेत से काफी डर लगता था। कई बार उसे कुछ बुरी शक्तियों का भी अपने पास होने का एहसास हो चुका था। बस यही वजह थी कि उसके घर वाले उसे अकेले कहीं नहीं जाने देते थे, क्योंकि कई बार आंचल के ऊपर बुरी शक्तियां हावी हो चुकी थी। शायद ऐसा ही कुछ इस बार भी आंचल के साथ होने वाला था। बस अपने रास्ते चल रही थी। जैसे ही वो ठंडी हवा आंचल की चेहरे पर लगती है, वो घबरा जाती है और उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कोई बुरी शक्ति है। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी आंचल के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो घबराती हुई रिया से कहती है, रिया, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैम, इस ड्राइवर से बोलो ना कोई दूसरा रास्ता ले ले, या तो फिर यहाँ से तेजी से बस चलाए। तुम जानती हो ना, अगर मेरे आसपास कोई बुरी शक्तियाँ होती है तो मुझे उनका आभास होता है, और मुझे अभी आभास हो रहा है। रिया इन सब बातों पर विश्वास करती थी और रिया आंचल की बचपन की दोस्त थी, तो उसने कई बार आंचल की बुरी हालत देखी थी। इसलिए वो आंचल की बात पर विश्वास कर लेती है और कविता से कहती है, कविता, आंचल को यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है। और तू जानती है ना आंचल के बारे में, मैम से बोल कि ड्राइवर को बोले कि रास्ता चेंज कर ले या फिर बस तेजी से चला ले। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। प्रिया, आंचल के बारे में सिर्फ तुझे और मुझे पता है और किसी को नहीं। यहाँ कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और हम सब एक साथ हैं, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तीन सहेलियां आपस में बात कर ही रही होती है कि अचानक से बस रुक जाती है और बस के पीछे से धुआं निकलने लगता है। अचानक से ब्रेक लगते ही आंचल समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है, पर बस में बैठे बाकी सभी इसे एक अनहोनी समझते हैं। अब सभी बस से नीचे उतरते हैं और ड्राइवर बस को देखकर टीचर और कॉलेज के सभी बच्चों से कहता है, मैडम, बस खराब हो गई है, अब ये बस नहीं चल पाई,
हमें किसी मैकेनिक को बुलाकर इस बस को ठीक करवाना पड़ेगा। ड्राइवर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम हाईवे पर हैं। इतनी रात में यहाँ पर मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? मैडम, हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बस भी ना इसी समय पर धोखा दे जाती है। चलो हम सब थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता आसपास में रहने के लिए कोई होटल मिल जाए। इतना बोलकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट एक साथ चलने लगते हैं। सब आपस में उस रास्ते को एंजॉय कर रहे थे, पर आंचल अब भी डरी सहमी चल रही थी। आंचल को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे है, कोई उसके साथ चल रहा है। आंचल रिया और कविता से कुछ बोलती उससे पहले ही उसे महसूस होता है जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आंचल डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बार फिर वो अपने कॉलेज के बच्चों के साथ चलने के लिए आगे की ओर घूमती है तो वो देखती है कि कॉलेज के सभी बच्चे गायब हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसकी दोस्त रिया और कविता भी उसके साथ नहीं है और वो खुद एक अनजान सी जगह में है। वो खुद को एक घने से जंगल में पाती है और तभी एक बिजली पेड़ पर गिरती है। कुछ देर बाद एक पेड़ टूटकर आंचल की तरफ गिरने लगता है, पर आंचल खुद को बचा लेती है और डरती हुई जंगल से बाहर भागने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से एक हाथ आंचल का पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लेता है। बचाओ, कोई है यहाँ, कोई मुझे बचाओ। इतना बोलकर आंचल जैसे तैसे अपना पैर छुड़वाकर एक बार फिर भागने लगती है और एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही कविता उसे उठाती है और उससे कहती है, आंचल क्या हुआ तुझे? तू अचानक से कैसे गिर गई यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आंचल अपने सामने कविता और बाकी लोगों को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में आंचल उन सबको बताना चाहती थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद आंचल की टीचर उससे कहती है, आंचल, इतनी ठंड में तुम्हें पसीना आ रहा है? सब ठीक तो है ना? चलो हम पहले होटल चलते हैं। होटल सामने ही दिख रहा है। फिर वहां जाकर तुम बताना तुम्हें हुआ क्या है। ठीक हो तुम? आंचल की ऐसी हालत देखकर उसकी टीचर भी समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब वो लोग जल्दी से एक होटल में जाते हैं और 3 कमरे बुक करते हैं, जिसमें एक कमरे में आंचल, कविता, रिया और उसकी टीचर थे, तो दूसरे कमरे में बाकी के सभी स्टूडेंट और तीसरे कमरे में बस ड्राइवर। कमरे में आने के बाद सब फ्रेश हो जाते हैं, पर आंचल अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी। ये देख उसकी टीचर उससे कहती है, आंचल, मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस में भी तुम उदास चुपचाप बैठी थी और खिड़की के बाहर ही देख रही थी। तुम अब भी काफी डरी हुई हो और इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? टीचर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर बचपन से ही मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का आभास होता है और यहाँ रात में हमारे लिए रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये पूरा गांव ही शैतानी शक्तियों से भरा हुआ है जो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है कहीं भी मुझे अपना शिकार न बना ले। आंचल की बातों से टीचर भी डर जाती है, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो रात बिताने की सोचती है। आंचल की टीचर आंचल को और उसकी दोस्तों को कुछ तो समझा देती है, पर जब से उसने आंचल के मुंह से ये सब कुछ सुना था तब से वो खुद भी अंदर से डर चुकी थी। अभी वो लोग सही से आराम भी नहीं कर पाए थे कि अचानक से उनके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटता है। इस वक्त कौन हो सकता है और इतनी तेज से दरवाजा कौन पीट रहा है? लड़कियों, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ। पर मैम, इस वक्त दरवाजा खोलना सही नहीं रहेगा, रहने देते हैं। बहुत जल्द सुबह होने वाली है, अब सीधा सुबह ही दरवाजा खोलेंगे। रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पता बाहर हमारा कोई साथी हो जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। ऐसे में हम
स्वार्थी नहीं बन सकते। इतना बोलकर रिया की टीचर दरवाजा खोलती है और वो दरवाजे के बाहर बस ड्राइवर को देखते हैं। बस ड्राइवर को देख सभी हैरान हो जाते हैं और टीचर बस ड्राइवर से सवाल करती है, ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम इतनी रात को इतनी जोर से दरवाजे को क्यों पीट रहे हो? तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर भी तो है, तुम मुझे फोन भी कर सकते हो। जानते हो तुम्हारी वजह से लड़कियां कितनी ज्यादा डर गई हैं। माफ करना मैडम, पर फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, इसलिए फोन नहीं कर सका। वैसे मैंने यहाँ के होटल स्टाफ से बात की तो उसमें से एक मैकेनिकल इंजीनियर निकला। उसने कहा है कि वो बस ठीक कर देगा। एक बार आप उस मैकेनिक से बात कर लीजिए, वो पैसे थोड़े ज्यादा मांग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चलो। लड़कियों, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। इतना बोलकर टीचर बस ड्राइवर के साथ चल देती है और थोड़ी ही दूर जाकर बस ड्राइवर अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा लेता है और आंचल को देखकर एक डरावनी हंसी हंसता है। ये देखकर आंचल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये नजारा सिर्फ और सिर्फ आंचल ही देख पा रही थी। आंचल अपने दोनों दोस्तों को इस बारे में बताती है। रिया, कविता, टीचर जिसके साथ गई है वे हमारा बस ड्राइवर नहीं है, वे कोई बुरी शक्ति है। हमें अपनी टीचर को बचाना होगा। आंचल, ये तो क्या कह रही है? क्या तूने सच में फिर से कुछ देखा? हाँ। ये सुनते ही रिया और कविता के होश उड़ जाते हैं। अब वो तीनों अपने टीचर को बताने के लिए आगे जाती है, पर तभी उनके रास्ते में उनका बस ड्राइवर आता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। वो उनके सामने आते ही उनके पैरों के सामने गिर जाता है और अधमरी हालत में कहता है, जल्दी से कॉलेज के सभी बच्चों को बचाओ, सभी की जान खतरे में है। इतना बोलकर बस ड्राइवर अपना दम वहीं तोड़ देता है। बस ड्राइवर को अपने सामने मरता देख रिया और कविता को आंचल की कही हर एक बात पर यकीन हो जाता है और बस तीनों अपनी टीचर को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है, जहाँ वो देखती है कि उनकी टीचर और कॉलेज के बाकी बच्चे उस आत्मा के वश में हैं और वे सभी खाई की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। टीचर रुक जाओ, आगे खाई है। आप सबको क्या हो गया है? आप सब हमारी आवाजें क्यों नहीं सुन रहे? हाँ चल, अब तू ही कुछ कर सकती है, कुछ तो करके देख। हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहा कोई? उन सबको कुछ हो जाए उससे पहले तो कुछ कर। अब रिया और कविता को सिर्फ आंचल से ही उम्मीद थी, क्योंकि आंचल बचपन से ही बुरी शक्तियों के बीच पली बड़ी थी और वो बुरी शक्तियों को पहचान सकती थी। आंचल अपने गले के ताबीज पर हाथ रखती है और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन सबको बचाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने एक भयानक काला साया आ जाता है। उस काले साये को देख आंचल का माथा पसीने से भीग जाता है, लेकिन फिर भी आंचल हिम्मत नहीं करती और वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से एक काला साया आता है और रिया और कविता को हवा में उड़ाकर खाई में फेंक देता है। खाई में गिरते ही रिया और कविता की मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों का अंतिम समय देखकर आंचल जमीन पर बैठ जाती है कि तभी उसे वहां पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तुझे क्या लगा कि तू अपने इस ताबीज की शक्ति से इन लोगों को बचा लेगी? नहीं मूर्ख लड़की, तू आत्माओं की दुनिया में है, तू इस काली अंधेरी में है, तू किसी को नहीं बचा सकती। आंचल कुछ बोलती कि तभी वो काली रात और घनी हो जाती है और उस काले अंधेरे में न सिर्फ आंचल की टीचर बल्कि उसके कॉलेज के सभी स्टूडेंट जो ट्रिप पर आए थे उस खाई में एक एक कर अपनी छलांग लगाते हैं। आंचल सभी को आवाज लगाती रहती है, वो चीखती रहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और इस तरह आंचल के साथ आए हुए जितने भी लोग थे उन सभी की मौत हो जाती है। अगर कोई बचता है तो वो थी आंचल, क्योंकि उसके गले में वो लॉकेट था। आंचल अपने सामने अपने सभी दोस्तों और टीचर के मृत शरीर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। उसके आसपास पुलिस थी। पुलिस उससे पूछताछ करती, लेकिन आंचल अपनी आवाज खो बैठती है। उस सदमे का आंचल पर इतना गहरा असर हुआ था
कि आंचल अब अपनी जिंदगी में कभी बोल ही नहीं सकती थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।